तो चलिए भारत की बात में पहली बड़ी खबर। क्रूज ड्रग्स केस में आज महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े के बीच जारी लड़ाई का अगला राउंड देखने को मिला। ड्रग्स केस की जांच भले ही वानखेड़े से वापस ले जा चुकी हो, लेकिन नवाब मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ हमलों की धार और तेज कर दी है। आज नवाब मलिक ने इस मामले में वानखेड़े की साली का नाम भी उछाल दिया। पहले समीर वानखेड़े पर ताबड़तोड़ हमले किए और अब उनकी साली का नाम भी उछाल दिया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोपों की एक और खेप लेकर आए। उन्होंने कोर्ट केस से जुड़े दस्तावेजों को ट्वीट करते हुए पूछा, समीर वानखेड़े, क्या आपकी साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं? आपको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपकी साली का केस पुणे की अदालत में चल रहा है। ये रहा सबूत। मैंने ट्वीट द्वारा एक सवाल खड़ा किया है कि ये महिला कौन है, इससे आपका क्या संबंध है? क्या पूना के केस में कोई ड्रग का मामला इन पर पेंडिंग है और उसकी तारीख मार्च के 2022 में है क्या? हमें लगता है वानखेड़े साहब को इसका खुलासा करना चाहिए। इस तरह नवाब मलिक ने आरोपों की बंदूक का मुंह एक बार फिर से समीर वानखेड़े की तरफ तान दिया है। नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देने में वानखेड़े ने भी देर नहीं की। वानखेड़े की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने लिखा है, मेरी साली का केस जनवरी 2008 का है, तब तो मैं नौकरी पर भी नहीं था। मैंने क्रांति रेडकर से 2017 में शादी की। ऐसे में मेरा उस केस से ताल्लुक कैसे हो सकता है? इस बीच क्रूज ड्रग्स मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सायल आज अपने वकीलों की टीम के साथ बांद्रा इलाके में एनसीबी विजिलेंस के दफ्तर पहुंचा। उसे समन भेजा गया था। प्रभाकर वही शख्स है जिसने समीर वानखेड़े और एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच एनसीबी की विजिलेंस टीम आज दूसरी बार जांच के सिलसिले में मुंबई आई। ये टीम इस केस से जुड़े अलग अलग घटना स्थलों पर गई। विजिलेंस टीम क्रूज टर्मिनल पर भी गई। हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया, जो कि जांच के लिए आवश्यक है, क्योंकि जांच की सारी कड़ियां जोड़ने के लिए घटना स्थल से जुड़ी हुई जानकारी और उसकी ज्योग्राफी हमें एविडेंस को लिंक करने में। क्रूज ड्रग्स केस की जांच अब भले ही एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से वापस ले ली गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नवाब मलिक वानखेड़े से पूरा हिसाब चुकता करने की फिराक में है। तो अगली बड़ी सियासी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने क्रूज ड्रग्स केस को सरकार की साजिश करार दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में आरोप लगाया कि मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 3000 किलो ड्रग्स के मामले से ध्यान भटकाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई। लगता है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है पहले से? निश्चित तौर पर कॉन्स्पिरेसी है, निश्चित तौर पर कॉन्स्पिरेसी है, और ये इस प्रकार से इसको रचा गया है जिसमें मुझे तो शक ये है कि 3000 किलो के ड्रग के केस को पर से ध्यान हटाने के लिए ये सब रचा गया है। और ये रचा किसकी तरफ से गया? अगर सर कॉन्स्पिरेसी स्वाभाविक है, जो सत्ता में हुई तो करेगा। क्यों कॉन्स्पिरेसी लगता है आपको? क्यों एक 23 साल के लड़के को फंसाया जाएगा, जैसा आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान के बेटे का नाम है? माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और ये तो रैकेट चला हुआ था, जैसा कि नवाब मलिक जो बात सामने ला रहे हैं, जो रहस्य सामने ला रहे हैं, उससे तो लगता है कि स्वाभाविक है कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें जो इसने टिकट तो लिया नहीं, आर्यन ने कोई टिकट नहीं लिया था, उसे लोग इनवाइट करके ले गए। जो लोग इनवाइट करके ले गए उनको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? उनके क्या संबंध थे? किसके फ़ोन से छोड़ा गया? ये सब जांच के विषय हैं। और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कैराना से पलायन का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना से पलायन करने वाले परिवारों से मुलाकात की और कहा कि मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना पलायन हमारी आन बान शान पर आंच है। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि
प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की नाक में दम किया हुआ है। इधर सत्यपाल मलिक ने अपने बयानों से बीजेपी की फिक्र बढ़ा दी है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला। अब सत्यपाल मलिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए बीजेपी के भीतर आवाज उठने लगी है। बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जयपुर में दिए अपने इस बयान से केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं को असहज कर दिया है। इस पर बीजेपी के बड़े नेता तो बयान देने से बचे हैं, लेकिन हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता और करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू ने खुलकर सत्यपाल मलिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूरजपाल अमू ने ट्वीट करके कहा है, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयानों पर करणी सेना को आपत्ति है। जातिवादी राजनीति और किसान आंदोलन का समर्थन करना है तो धरने पर बैठें। उन्हें राज्यपाल जैसे पवित्र और महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सूरजपाल अमू ने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी को भी टैग किया है। हालांकि सत्यपाल मलिक ने इसी कार्यक्रम में यह भी कह दिया कि किसान आंदोलन पर उनके बयानों से दिल्ली के कुछ बड़े लोगों को दिक्कत होती है तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। हाँ, तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था। दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूँ, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूँ कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कत है, छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। सत्यपाल मलिक की राजनीतिक पृष्ठभूमि पश्चिमी यूपी से रही है, जो कि किसान आंदोलन का गढ़ है। इसीलिए उनका बयान सरकार को जरूर परेशान कर रहा होगा। देश के किसानों को ये लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश को अलग मानते हैं किसानों को उससे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे मौके पर मुखर हैं जबकि यूपी चुनाव के लिए अब ज्यादा दिन नहीं रह गए। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का क्रेडिट लेने के चक्कर में पंजाब की चन्नी सरकार ने अब कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनकी पार्टी की ही एक अन्य सरकार निशाने पर आ गई। पंजाब सरकार ने बाकायदा विज्ञापन दिया, उसमें बताया गया कि पेट्रोल डीजल के सबसे ज्यादा रेट राजस्थान में है, जहां कांग्रेस की ही सरकार है। तो इस तरह फजीहत कर डाली चन्नी ने कांग्रेस की ही सरकार की राजस्थान में। पेट्रोल पर 10 रुपए की और डीजल पर 5 रुपए की कटौती। पंजाब की चन्नी सरकार का ये फैसला कल आधी रात से लागू हो गया है। इस फैसले पर वाहवाही लूटने के लिए पंजाब सरकार ने एक विज्ञापन भी जारी किया है जिसमें सीएम चरणजीत चन्नी की फोटो लगी है। लेकिन तेल की कीमतों में कटौती का क्रेडिट लेने की जल्दबाजी में चन्नी सरकार अपनी ही पार्टी की राजस्थान सरकार की किरकिरी करा बैठे। इस विज्ञापन में तुलनात्मक रूप से बताया गया है कि अब पंजाब में पेट्रोल डीजल कई राज्यों से सस्ता हो गया है, लेकिन इस विज्ञापन ने कांग्रेस शासित राजस्थान पर ही सवाल खड़े कर दिए। विज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा हैं। वहां पेट्रोल 116 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर है। वैसे पंजाब सरकार ने तेल के दामों में कटौती का श्रेय लेने के लिए कोई मौका नहीं चूका। पंजाब के मुख्यमंत्री के ऑफिस वाले ट्विटर हैंडल और खुद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के ट्विटर हैंडल से इसका बाकायदा प्रचार किया गया है। लेकिन इस विज्ञापन में जाने अनजाने राजस्थान सरकार निशाने पर आ गई। हालांकि सीएम अशोक गहलोत पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से इनकार कर चुके हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने से 45 मौतों के बाद अब जागी है नीतीश कुमार सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार में शराबबंदी की समीक्षा करने जा रहे हैं। इसके लिए 16 नवंबर का दिन तय भी कर लिया गया है।
16 तारीख को हमारी पूरी मीटिंग है, पूरे हर जिले से लेकर के सबका पूरे तौर पर उसकी हम समीक्षा करेंगे। जब जहरीली शराब से 45 लोगों की जान चली गई, जब 45 लोगों के घर आंसुओं में डूब गए, कई लोगों की हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई, तब जाकर बिहार की नीतीश कुमार सरकार को राज्य में शराबबंदी की समीक्षा करने का होश आया है। जितना समय लगेगा, एक एक बात हमने बता दिया, करेंगे, और इस पर जितना जो संभव है उचित कार्रवाई करने का वो जरूर करेंगे। और दूसरी बात है अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए भी बहुत जरूरी है करना। तो नीतीश कुमार 16 नवंबर यानी अब से करीब हफ्ते भर बाद एक एक जिले के शराबबंदी की समीक्षा करने जा रहे हैं, अपने मंत्रियों के साथ मंथन करने जा रहे हैं। वैसे बिहार में नीतीश सरकार में साझीदार बीजेपी भी शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा चुकी है। मेरा मानना है कि एक पूरा इस कानून की सफलता आज 5 साल 6 साल हो गया, जरूर इस पर एक विचार और जरूर इस पर एक सोच होनी चाहिए। इस बीच जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सरकार की किरकिरी होते देखकर अब बिहार का पूरा प्रशासन भी हरकत में आया है। बक्सर के एसपी की अगुवाई में पुलिस ने कच्ची शराब के एक अड्डे पर छापा मारा और यहां से भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की। यहां गंदी नालियों में और गड्ढों में गाड़कर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। बहरहाल अब नीतीश सरकार शराबबंदी की समीक्षा करने जा रही है। इसमें क्या निकलेगा अभी ये पता नहीं, लेकिन सरकार अगर पहले ही ये कसरत कर लेती तो शायद आज कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया। 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया। 16 हस्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। जेटली की पत्नी और सुषमा स्वराज की बेटी ने यह सम्मान स्वीकार किया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और सिंगर अदनान सामी को भी पद्मश्री दिया गया। और अब वक्त हो गया है भारत की बात की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का। दिल्ली में सांसों पर संकट मंडरा रहा है क्योंकि हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में पानी का संकट पैदा हुआ है क्योंकि यमुना का पानी विषैला हो गया है। हालत यह है कि यमुना के पानी में जहरीले झागों के बीच आज श्रद्धालुओं ने छठ त्योहार की शुरुआत की। ऐसे हालात में त्योहार शुरू तो हुआ तो यमुना का प्रदूषण राजनीति के केंद्र में आ गया। सभी दलों ने एक दूसरे पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि यमुना के पानी में जहरीला अमोनिया और फॉस्फेट केमिकल बढ़े हुए हैं और हवा में प्रदूषण चिंताजनक लेवल पर पहुंच गया है। और ये तब है जब दिसंबर की कोहरे वाली ठंड आना अभी बाकी है, लेकिन दिल्ली का पानी और हवा अभी से बेहद खतरनाक स्तर पर है। आपको देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से यमुना के पानी में उफनते हुए इस झाग के बीच में व्रती महिलाएं स्नान कर रही हैं, यानी नहाए खाए की जो विधि है उसको पूरा कर रही हैं। पानी बहुत गंदा है, पानी झाग आ रहा है, बहुत गंदा पानी है, नहाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जमुना जी में मैं नहाने आई हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, नहाना भी ज़रूरी है, उसके बाद गंदगी से बीमारी भी हो सकता है। ये तमाम लोगों की आस्था के साथ एक तरह से मजाक है, जिस तरह से देश की राजधानी में इस गंदे जहरीले पानी में लोगों को न सिर्फ उतर कर अपने व्रत की विधि को पूरा करना पड़ रहा है। पानी तो बहुत गंदा है, क्या करें, लाचार में नहाना पड़ता है। हम लोग का तो उम्र हो गया और गंदगी पानी से बीमार पड़ सकती हूँ। पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है, हम लोग का छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहाने आए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा ये जमुना जी साफ कराए सरकार। क्या दिल्ली सरकार इसको साफ करने वालों से परहेज करती है? अगर हम लोग पहले आके इसको साफ करके कोशिश करें कि सब क्लीन होके हमारी दीदी इसमें डुबकी लगाए, इसमें खड़ी है,
तो ये तो जीवन से खिलवाड़, और यही पानी हम लोग पीते हैं। ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से सालों से न सिर्फ यमुना की सफाई का जो वादा किया गया अलग अलग सरकारों द्वारा, अलग अलग पार्टियों द्वारा, वो किस तरह से खोखला साबित होता है। हमें अच्छा लगे आने में, इससे बड़ा और क्या चाहिए सरकार के पास, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। झाग का दिखना ये नेचुरल नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है, क्योंकि ये दर्शाता है कि यमुना के पानी में अभी फॉस्फेट की मात्रा बहुत अधिक है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से स्मॉग की परत जो है वो इस समय छाई हुई है और विजिबिलिटी भी काफी कम है। ज्यादातर इलाकों में 300 से ज्यादा, यानी ये रेड नजर आएंगे आपको। ज्यादातर इलाके, तकरीबन सभी इलाके जो हैं वो डेंजरस की कैटेगरी में ही आते हैं। नीला नीला आसमान और उसमें रुई की तरह तैरते बादल, पर्वतों की चोटियों के बीच बहते ये बादल, कुदरत का ये नजारा मन मोह लेता है। लेकिन सपनों की इस दुनिया से जरा बाहर निकलिए और आइए दिल्ली एनसीआर में। यहां भी कुछ बह रहा है, बादल सा ही लगता है, लेकिन ये बादल नहीं बल्कि कड़वे केमिकल से भरे झाग है, जो दिल्ली को जीवन देने वाली यमुना नदी में इकट्ठा होता जहर है। इस तस्वीर को देखिए, यमुना किनारे तट पर अगरबत्ती लगी है। अगरबत्ती का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है, लेकिन सामने है अशुद्ध, प्रदूषित और जहरीला पानी। और ये तस्वीरें उस वक्त और डरावने मंजर में बदल जाती हैं जब यहाँ छठ की शुरुआत पर जहरीले पानी में ये महिलाएं आस्था की डुबकी लगाती हैं। दिल्ली में यमुना घाट पर आज जैसे ही ये तस्वीरें आई, बवाल मच गया। आस्था के महापर्व छठ की आज शुरुआत है। नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत की जाती है, लेकिन आपको देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें दिखाते हैं। जो जहरीला झाग मेरे सामने से उफनता हुआ, बहता हुआ देखकर जा रहे हैं। इसी गंदे और बदबूदार पानी में यहाँ पर तमाम महिलाएं जो हैं वो पूजा पाठ कर रही हैं और साथ ही साथ नहाकर अपनी इस व्रत की शुरुआत भी कर रही हैं। वो आप लोगों को जल भरते हुए देखेंगे भी, जो अपने पॉलिथीन में या अपने बर्तनों में यहाँ से इसी पानी को भरकर ले जा रहे हैं। दिल्ली की प्यास बुझाने वाली यमुना का दम क्यों घुट रहा है? यमुना की लहरों में क्यों जीवन की गर्जना की जगह खतरे की घंटी बज रही है? ये बताया पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर फयाज खुदसर ने। ये दर्शाता है कि यमुना के पानी में अभी फॉस्फेट की मात्रा बहुत अधिक है। ये फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है? यमुना में कई जगह से रॉ सीवेज प्रवेश करते हैं और वो लॉन्ड्री, जो मास लॉन्ड्री होती है या इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री होती है, उससे ये सारे डिटर्जेंट पानी में आते हैं जिसके अंदर फॉस्फेट कंटेंट होता है। और यमुना की अब वो कैपेसिटी नहीं है कि जो इसको डाइल्यूट कर सके। तो जैसे ही ये आती है और सीज़न के इस वक्त मॉनसून के बाद जब पानी कम होने लगता है नदी के अंदर और विंड वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं वेव से ये फ्रोथ में तब्दील होते हैं और फॉस्फेट की उपस्थिति ही क्यों विंड ये फोम को बनाने में मदद करता है, झाग को बनाने में मदद करता है। यमुना का ये हाल आज चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आज आस्था का महापर्व। अब रिवाज के मुताबिक महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला मतलब बिना जल, और आज इसी जल पर सियासी तस्वीर भी खूब दिखी। कोरोना की वजह से यमुना किनारे छठ पूजा की मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी यमुना का कूड़ा उठाने खुद उतर गए।
बीजेपी के दूसरे सांसद प्रवेश वर्मा ने नियम तोड़ते हुए यमुना किनारे पूजा की और जिस पार्टी की राज्य में सरकार है यानी आम आदमी पार्टी, उसके कार्यकर्ता भी तमाम बहानों के साथ गंगा किनारे ऐसे प्रदर्शन करते दिखे। अब आपको एबीपी न्यूज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनाते हैं जिसमें यमुना पर उन्होंने बड़े बड़े प्यारे प्यारे वादे किए। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, इसके लिए काफी सारे प्लान बनाए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, यमुना को साफ करेंगे, डुबकी लगाएंगे, आपको साथ लेके चलेंगे, इनको सबको साथ लेके चलेंगे और आपको सबको डुबकी लगवाऊंगा मैं अगले 5 साल पे। बस केजरीवाल के ऐसे ही वादों की याद दिलाते हुए बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर निशाने साधे। यही पानी दिल्ली पीती भी है, इसी यमुना जी के पानी को ट्रीट करके दिया जाता है। बट जिस पानी में ये गंदगी, ऐसा नहीं कि आज हम पहली बार देखे हैं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने कहा 2013 में कि हम 5 साल में इसको ऐसा लगाएंगे कि हम भी डुबकी लगाएंगे आपके साथ, तब जाके ये चिंता की बात है कि वो वादा क्या हुआ। लेकिन जब पूछा गया कि सरकारें तो आपकी भी पहले रही है, तो जवाब आया, करें क्या। अब सवाल ये है कि आप जिम्मेदारी अभी दिल्ली सरकार पर डाल रहे हैं, लेकिन क्या इससे पहले की सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी यमुना को साफ? आप देखिए 7 साल से आम आदमी पार्टी है, इसके पहले कांग्रेस थी। हम क्या करें, हम इस दर्द को कैसे लें। अब इतना बवाल हुआ है तो आपको यमुना की सफाई पर कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 24 प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, जिसमें करीब 4,335 करोड़ के खर्चे से यमुना की सफाई होनी है। क्योंकि यमुना अलग अलग राज्यों से गुजरती है, तो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट भी अलग अलग राज्यों में है। वैसे यमुना नदी का केवल 2% हिस्सा ही दिल्ली में आता है, लेकिन दावा है कि इसके 80% प्रदूषण के लिए दिल्ली जिम्मेदार है। साफ साफ बात यह है कि केंद्र और दिल्ली की सरकारें दोनों को ही मिलकर यमुना की सफाई करने की जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन जिम्मेदारी कितनी ज्यादा निभाई जा रही है वो इन तस्वीरों में दिखेगी जो पानी की तरह बह रही है। अगर आपको लग रहा हो कि हमें तो यमुना के बीच जाना नहीं, तो फिर इतना डर क्यों? तो आपको बता दें कि हाल ये है कि यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ गया है कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। लोग परेशान हैं। बिना नोटिस के पानी बंद कर दिया गया। कुछ नोटिस भी दिया, वो भी मॉर्निंग में आया नोटिस। बाकी घर में छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी पोटी कर दी। ऐसे कुछ घर में जूठे बर्तन पड़े हैं, सफाई नहीं हो पा रही। पहले 2 टाइम आता था, शाम सवेरे, अब 1 टाइम आता है। वो कभी आता है कभी नहीं आता। हालांकि दिल्ली सरकार पानी की इस किल्लत को कम बता रही है और जितनी दिक्कत है भी उसके लिए दूसरे राज्यों की सरकारों पर दोष मढ़ रही है। ओखला बराज, जहाँ की वीडियो, जहाँ की फोटोज आप सबके स्क्रीन पर लगातार आ रही हैं, व्हाट्सएप पर आ रही हैं, न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं, अखबारों में छप रही हैं। वो ओखला बराज उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। उसकी मेंटेनेंस और वो पूरा ओखला बराज यूपी सरकार के इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही हैं। यानी दिल्ली का पानी खराब है और हवा के तो क्या ही कहने। दिल्ली की सड़कों पर कहीं कहीं आपको ऐसे ही पानी की बौछार करती एयर गन दिख जाएंगी। वजह है दिल्ली की हवा में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। हाल ऐसा है कि पोल्यूशन मीटर पर दिल्ली के इलाके बस लाल ही लाल दिख रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से स्मॉग की परत जो है वो इस समय छाई हुई है और विजिबिलिटी भी काफी कम है। समीर आप जो है वो बताता है कि राजधानी दिल्ली में आज भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। तो ये समीर ऐप पर अगर हम देखते हैं दिल्ली की आज की स्थिति, तो दिल्ली की ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिखाता है 383।
एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और अगर हम दिल्ली में अलग अलग इलाकों की एयर क्वालिटी की बात करें तो आप देखेंगे ज्यादातर इलाकों में 300 से ज्यादा, यानी ये रेड नजर आएंगे आपको। ज्यादातर इलाके, तकरीबन सभी इलाके जो हैं वो डेंजरस की कैटेगरी में ही आते हैं। जहरीले पानी की तरह दिल्ली की हवा पर भी सियासत खूब हो रही है। लेकिन दिल्ली की हवा खराब होने की कई वजह है। गाड़ियों का धुआं, उद्योगों का धुआं, पराली का धुआं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की हवा में गाड़ियों की वजह से 41% प्रदूषण है, उद्योगों की वजह से भी 19% से ज्यादा प्रदूषण है। और अब दावा ये है कि पराली का धुआं तो दिल्ली के प्रदूषण में 40% से ज्यादा का गुनहगार है। इस प्रदूषण में पराली से P25 कण वाला प्रदूषण ज्यादा होता है। जरा सुनिए, ये जहरीली हवा सिर्फ बीमारी नहीं कर रही, बल्कि बीमार करने वाले वायरस को ताकतवर बना रही है। उन लोगों में भी बढ़ जाती है जिनमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले नहीं रही, और जो यहाँ इस एरिया में वो रहने लगते हैं जहाँ पोल्यूशन लेवल हाई है, तो उनको भी रात को सांस की तकलीफ होती है, ऐसे घुटन सी होती है, गले में खराश होने लगती है। जिन्हें एस्थमा, COPD या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, उन्हें दमे का अटैक आ सकता है। ये सिर्फ फेफड़े को अफेक्ट नहीं करते हैं, साथ ही साथ दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं, जैसे कि नसें ब्लॉक हो सकती है जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है। यानी दिल्ली की हवा और पानी दोनों खराब है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि चेताना है। वायु प्रदूषण वाली जगह से बचिए, जाना भी पड़ रहा है तो प्रदूषण वाला मास्क पहनिए, जहरीले पानी से खुद को दूरी रखिए, और साथ ही साफ हवा और साफ नदियों जैसे मुद्दों को चुनावी वादों की बौछार में मत भूलिए। तो भारत की बात में हमने आपको बताया कि कैसे दिल्ली NCR पर केमिकल वाले पानी और जहरीली हवा का डबल अटैक हुआ है। हम आपको बता दें कि ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी, कोहरा ज्यादा होगा, प्रदूषण कोहरे के साथ मिलकर और भी खतरनाक हो सकता है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है और प्रदूषण से बचने की हर संभव कोशिश करने की हम आपसे अपील करेंगे। शहर में बाढ़ आ गई, लोगों के घरों में पानी, सड़कों पर पानी। तमिलनाडु के चेन्नई में ये पानी की मनमानी है। दक्षिण भारत के अहम शहर चेन्नई में पिछले 2 दिन से खराब मौसम की मार पड़ रही है। रविवार को तो यहाँ कुछ ही घंटों में 20 सेंटीमीटर की बारिश पड़ गई। सड़कें डूब गईं, रेल की पटरियां पानी में गुम हो गईं। डूबी सड़कों पर ABP न्यूज की संवाददाता निकली तो एक अस्पताल पानी में इस तरह बीमार दिखा। हम जहाँ पे अभी मौजूद हैं ये है KK नगर, और हमारे सामने ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है। यानी कि अगर आपको जाना है तो यहाँ से हो करके जाना होगा। आप देखिए लोग यहीं से ही निकल रहे हैं किस तरह से एक-एक करके। और अंदर हम आपको बता दें कि रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है। देखिए हमारे सामने पानी का स्तर क्या है, कि ये बैरिकेड्स किस तरह से डूबे हुए हैं। ये पूरा अस्पताल का प्रांगण है, आप प्रांगण देखिए हालात क्या है। ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है यहाँ। तो चेन्नई में ये आफत उत्तर पूर्वी मानसून का नतीजा है, लेकिन संकट अभी चक्रवाती तूफान का भी बरकरार है। तो भारत की बात में आज मेरे साथ इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।